हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आर्यन केमिस्ट्री क्लासेज की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 आ गया है। आज कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सका, जिसके लिए मैं आप लोगों को कॉपी पे ही पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं देते, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में पढ़े थे। अब उसका मैंने 4 पॉइंट बता दिया था। अब अगले पॉइंट के बारे में अपने लोगों को पढ़ना है। तो अगला पॉइंट है क्या, तो चलिए देखते हैं। वो अगला पॉइंट जो है, चलिए हम लिखते जाएंगे, आप लोग भी लिखते चलिएगा। 4 पॉइंट पढ़ लिए थे, 5वां पॉइंट है ये। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल जो होता है, क्या कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जो घोल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल के विद्युत चालकता जो होता है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल के जो विद्युत चालकता जो होगा उसमें जो प्रेजेंट आयन होगा उसी की संख्या पे क्या करेगा, वो निर्भर करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का जितना ज़्यादा आयनीकरण होगा उसी अनुपात में क्या होगा, विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। क्या बोलिए अभी अपने लोग, चलो लिखिए। करा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल के, लिखिए इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल के विद्युत चालकता, उसमें घोल के विद्युत चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या बोला अभी मैंने कि इलेक्ट्रोलाइट्स की घोल जो है, घोल के विद्युत चालकता जो होगा, क्या होगा, जो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में जो उपस्थित जो आयन होगा उसी की संख्या पे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा। और इसी में कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का जितना ज़्यादा आयनीकरण होगा उसी अनुपात में क्या होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, जिसको विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है कि जिस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि विभिन्न प्रकार या विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनीकरण की क्या होगी, मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और जो आयनीकरण की जो मात्रा होती है वो बहुत सारे बातों पर निर्भर करती है। उनमें कुछ बात जैसे हो गया टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो उसी पॉइंट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट में। तो चलिए लिखिए, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के आयनीकरण की मात्राएं निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं ताप। सेकंड है
कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं सांद्रण, और तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका हिंदी हुआ विद्युत विच्छेद की प्रकृति। विद्युत विच्छेद की प्रकृति। चलिए आप लोग भी लिखिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल का टेम्परेचर क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयनीकरण उसका क्या होगा? बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो क्या हो इंक्रीज करेगा। तो चलिए उसी के बारे में लिखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनीकरण क्या होता है? बढ़ता है। आया समझ? चलिए अब पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या है। अब इसके बाद है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होगा? जब हम सांद्र घोल का जब आयनीकरण कम होता है, क्या करेंगे? जब हम सांद्र घोल का आयनीकरण क्या होगा? कम होगा, जबकि तनु घोल का आयनीकरण बढ़ जाता है। जब सांद्र घोल का आयनीकरण कम होगा तो क्या होगा? तनु घोल का आयोनाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और घोल का अत्यधिक तनु करने पर घोल का आयनीकरण उसी अनुपात में क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो चलिए लिखिए। कह रहा है सांद्र क्या बोले? सांद्र घोल का आयनीकरण कम होता है। क्या होता है? सांद्र घोल का आयनीकरण कम होता है, किंतु तनु घोल का आयनीकरण बढ़ जाता है। किंतु तनु घोल का क्या होता है? आयनीकरण बढ़ जाता है। घोल को अत्यधिक तनु करने पर घोल का आयनीकरण उसी अनुपात में क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अब किसके बारे में पढ़ना अपने लोग को? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। चलिए अब तीसरा सी नंबर दीजिए। नेचर ऑफ चलिए अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या? कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का आयनीकरण पूर्णतः हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल का जो आयनीकरण क्या होगा? कम होगा। तो लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का आयनीकरण
पूर्णतः होता है, किंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल का आयनीकरण अंशतः होता है। इस तरह से हमारा आज आयनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। तो हमें आशा है कि आयनिक थ्योरी या आयनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में हमने जो भी पॉइंट आप लोगों को बताया, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। आपको जिस तरह से सहूलियत हो उस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ दिन आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा, इसी तरह मैं कुछ दिन कॉपी पे ही पढ़ाऊँगा, तकरीबन 5-10 दिन। उसके बाद मैं सारा व्यवस्था कर रहा हूँ। तब तक किसी तरह आप लोग पढ़िए और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और खुशी हो और मैं ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दे सकूं। बस आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग पढ़ें। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो आप लोग लॉकडाउन का गलत यूज करें, मिस यूज़ नहीं करना, यही समय है पढ़ने का। तो अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब जब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, अब अगले दिन का टॉपिक अपने लोग को पढ़ना है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? फैराडेज लॉ के बारे में। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जिसके पास बुक होगा तो पढ़ लीजिएगा, ताकि मैं बताऊं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। बस इतना ही, धन्यवाद।